सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 12 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास 2025 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया। तो आंसर होगा उलान बटोर में। तो एक्सरसाइज का नाम है खान क्वेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज 2025। ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, मतलब बहुत सारे देश इसमें हिस्सा लेंगे और उनमें भारत भी हिस्सा लेगा। और हमारी तरफ से हमारे जो कुमाऊं रेजिमेंट के सैनिक हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अभी 14 जून को ये शुरू होगा, 28 जून 2025 तक चलेगा। इस बार इसका ये 22वां संस्करण है। कहाँ पर? उलान बटोर, मंगोलिया। मंगोलिया की कैपिटल उलान बटोर में होगा। आपको बता दूं इसकी जो शुरुआत है इस एक्सरसाइज की 2003 में अमेरिका और मंगोलियाई सशस्त्र बलों के बीच में हुई थी, पर 2006 से ये एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास बन गया। बहुत सारे देश अब इसमें हिस्सा लेते हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे में पॉइंट्स हो गए। अब यहाँ पे 2025 में जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हमने पढ़ी थी वो सारी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। और वैसे आपको याद होगा इसी साल हमने मंगोलिया के साथ एक अलग से एक्सरसाइज भी किया था, नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज। 17वां एडिशन था जो कि कहाँ पे? उलान बटोर में ही हुआ था। अच्छा, पहले हम मंगोलिया आपको लेकर के चलते हैं। मैप में देखिए ये रहा मंगोलिया, और भारत के रेस्पेक्ट में आप इसकी पोजीशन देख सकते हैं। ये नीचे हमारा प्यारा भारत। मंगोलिया की कैपिटल उलान बतौर हो गई है। करेंसी है मंगोलियन टोगरोक, और प्रेसिडेंट कौन है? उखनागिन खुरिल्सुक। अब मैं आपको सारी एक्सरसाइजेज रिवाइज कराऊंगा, ध्यान से सुनना। एक हमने पढ़ा था डेविल स्ट्राइक अभ्यास, भारतीय सेना और वायुसेना के बीच में हुआ था। ला पेरोस अभ्यास, फ्रांस ने इसका आयोजन किया था। बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, भारत ने भी हिस्सा लिया। कहाँ? मलक्का, सुंडा, लोम्बेक, जलडमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट में हुआ। एक्यूवेरियन अभ्यास भारत मालदीव के बीच में हुआ, मालदीव में। ट्रोपेक्स अभ्यास भारतीय सेना, वायुसेना और तटरक्षक बल के बीच में हुआ, हिंद महासागर में। साइक्लोन एक्सरसाइज भारत इजिप्ट के बीच में हुआ, राजस्थान में। विंग्ड राइडर अभ्यास भारतीय सेना और वायुसेना के बीच में हुआ, पूर्वी कमान में। कोमोडो अभ्यास 5वां संस्करण हुआ अभी, और आयोजन किया था इंडोनेशिया ने, बाली इंडोनेशिया में। भारत ने भी हिस्सा लिया। सागर कवच अभ्यास इसका आयोजन किया था इंडियन कोस्ट गार्ड ने। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। जल थल रक्षा अभ्यास भारतीय सेना, तटरक्षक बल और समुद्री पुलिस ने आयोजन किया था, बेट द्वारका गुजरात में हुआ। सी ड्रैगन अभ्यास अमेरिका ने इसका आयोजन किया, पश्चिमी प्रशांत महासागर के गुआम तट पर हुआ, ये भारत ने हिस्सा लिया। डेजर्ट हंट अभ्यास इंडियन एयरफोर्स ने आयोजन किया, जोधपुर राजस्थान में। खंजर अभ्यास 12वां संस्करण अभी हुआ, भारत और किर्गिस्तान के बीच में, बिश्केक किर्गिस्तान में। वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में हुआ, अरब सागर में। कॉर्पेट और बोंगो सागर अभ्यास ये भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ, बंगाल की खाड़ी में। धर्मागार्जन अभ्यास 6ठा संस्करण भारत जापान के बीच में हुआ, जापान में। और अकीमे अभ्यास पहली बार हुआ, नेवल एक्सरसाइज भारत और 10 अफ्रीकी देशों के बीच में, हिंद महासागर में हुआ। भारत और तंजानिया ने मिलकर के इसका आयोजन किया। प्रचंड प्रहार अभ्यास तीनों सेनाओं ने, हमारी तीनों सेनाओं ने आयोजन किया था, अरुणाचल प्रदेश में। इंदिरा अभ्यास भारत और रशिया के बीच में हुआ, चेन्नई तट पर और बंगाल की खाड़ी में। और इनक्योस अभ्यास भारत ने भी हिस्सा लिया, और ग्रीस ने इसका आयोजन किया था, ग्रीस में ही। उसके अलावा टाइगर ट्रैम्प अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में हुआ, ये विशाखापत्तनम और बंगाल की खाड़ी में। डस्टलिक एक्सरसाइज भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ, ये पुणे में। डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज यूएई ने आयोजन किया, यूएई में हुआ। और तालिस्मान साब्रे अभ्यास ये भी बहुपक्षीय अभ्यास है, भारत ने हिस्सा लिया। ऑस्ट्रेलिया ने आयोजन किया था, ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी में। और एक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास हुआ था, जो कि एक तरह का नेवल एक्सरसाइज है, भारत और मालदीव के बीच में। कहाँ पे? मालदीव में। तो ये 2025 में सारे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं, हमने रिवाइज कर लिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं भारत का पहला वंदे भारत रेल रख रखाव डिपो ये कहाँ पर शुरू होगा? तो आंसर होगा राजस्थान में। तो भारतीय रेलवे के द्वारा राजस्थान के जोधपुर में स्थित भगत की कोठी में वंदे भारत ट्रेनों के लिए रख रखाव डिपो का निर्माण किया जा रहा है, और यह देश में अपनी तरह का पहला डिपो है। देश में इस तरह के टोटल 4 डिपो बनेंगे, पर अभी ये पहला बन रहा है राजस्थान के जोधपुर में, जो पूरे भारत में वंदे भारत ट्रेनों के रख रखाव का यहाँ पे काम संभालेगा। आपको मैं ये बता दूं कि जो देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन थी वो 15 फरवरी 2019 को शुरू हुई थी, और ये किस मार्ग पर चलती है? तो नई दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी मार्ग पर यह चलती है। बाकी रेलवे का ही ये प्रश्न है, तो रेलवे से ही संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। देखो, वैसे रेल मंत्री आप जानते ही हो अश्विनी वैष्णव हैं। सबसे पहले तो ये देखो, अभी मोदी जी ने अभी 6 जून को ही जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के ऊपर दुनिया का जो सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल है उसका उद्घाटन कर दिया। तो इससे 2-3 पॉइंट याद रखना, जैसे कि पुल की लंबाई कितनी? 1315
मीटर इसकी लंबाई है। चेनाब नदी के तल से कितना ऊपर है, हाइट कितनी है, 359 मीटर। और किस रेलवे लिंक का ये हिस्सा है, तो वो भी याद रखना, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का ये एक हिस्सा है। और अगर ये पूछे आपसे कि भारत का पहला केबल स्टे रेलवे पुल का नाम क्या है या कौन सा है, तो अंजी खड पुल है ये, जो कितना लंबा है, 725 मीटर लंबा है। और इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स मैं आपको याद दिलाऊं, तो एक याद रखना, अभी भारत ने दुनिया का सबसे पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है और इसकी पावर कितनी शक्ति है, 1200 हॉर्स पावर की है। और इसके अलावा हम 9000 हॉर्स पावर का भी एक इंजन तैयार कर रहे हैं, कहाँ पर, गुजरात के दाहोद में। और अभी भारतीय रेलवे ने रेलवे सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट करने के लिए स्वरेल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में आप देखोगे तो पहले पे चाइना, दूसरे पे अमेरिका, तीसरे पे भारत है, लेकिन सड़क नेटवर्क के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है, पहले पे अमेरिका है। शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो रेल दिल्ली मेट्रो बना था। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कहाँ पर बन रही है, उत्तराखंड में, जिसका नाम है T8। लंबाई होगी 14.58 किलोमीटर और इसे जनासूर टनल या देवप्रयाग जनासूर टनल भी कहते हैं। वैसे भारतीय रेलवे का प्रस्तावित 69 नंबर का डिवीजन यानी कि मंडल ये कौन सा है, जम्मू डिवीजन है। और ये जम्मू डिवीजन उत्तरी रेलवे क्षेत्र के अधीन होगा। ठीक है, तो रेलवे से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस राज्य के पंचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम बदल दिया गया, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये मध्य प्रदेश में है और अभी इसका नाम बदलकर राजा भभूत सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य कर दिया गया। ये मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वतमाला में स्थित है। और राजा भभूत सिंह जिनके नाम पे इसका नाम रखा गया है, उनकी बात करें तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण आदिवासी नेता थे। वे तात्या टोपे के करीबी सहयोगी थे और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई थी। और उन्हीं के नाम पे अभी इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौन सा, पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम रखा गया है, जो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। अगर आपसे पूछे कि सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़ है। और मध्य प्रदेश से आपको याद आएगा हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो भोपाल में है, उसका नाम रानी कमलापति के नाम पे रखा गया था। और जो पाताल पानी रेलवे स्टेशन है इंदौर में, उसका नाम तात्या भील रेलवे स्टेशन किया गया था। और इतना ही नहीं, कुछ और भी इंपॉर्टेंट मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ, नेम चेंज से संबंधित है सारे, जिनके अभी हाल ही में नाम बदले गए। जैसे कि देखो, अभी महाराष्ट्र के खुलताबाद शहर का नाम बदलकर रत्नापुर किया गया। उत्तर प्रदेश ने अपनी शून्य गरीबी योजना का नाम बदलकर डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पे रखा। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप कर दिया और अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप कर दिया। पुणे एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के नाम पे किया। पोर्ट ब्लेयर, ये जो अंडमान निकोबार की कैपिटल है, उसका नाम बदल के श्री विजयपुरम हो गया। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पे कर दिया। राजपथ का नाम कर्तव्य पथ हो गया। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह जी के नाम पे कर दिया। और अभी केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर कर दिया। अस्त्र MK3 मिसाइल, जो कि एक तरह की बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, इसका नाम बदल के गांडीव कर दिया। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन को अब कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कहते हैं। राजस्थान में फोय सागर झील का नाम वरुण सागर हो गया। उत्तराखंड की एक सुरंग है सिल्कियार सुरंग, उसका नाम बाबा बौखनाग सुरंग कर दिया। और भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम अभी बदलकर एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी कर दिया गया। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे नेम चेंजेस से। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में यात्रियों को सड़क पर हरित मार्ग चुनने में मदद करने के लिए अभी ड्रम ऐप को किसने लॉन्च किया, तो आंसर होगा IIT खड़गपुर। तो पहले तो ड्रम की फुल फॉर्म भी है, वो भी देख लो, डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी। तो जिस तरह से आपको अगर कहीं पर जाना होता है तो गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं और आपको रास्ता पता चल जाता है, जो भी शॉर्टेस्ट पाथ होता है वहां तक जाने का, तो उसी तरह से ये एप्लीकेशन भी आपको रास्ता ही बताएगा, पर अलग अलग तरह के 5 ऑप्शन ये आपको देगा। जैसे कि सबसे तेजी से पहुंचने वाला रास्ता, मतलब वहां पे ट्रैफिक कम होगा, सबसे जल्दी आप पहुंच जाओगे। इसके अलावा एक सबसे जो शॉर्ट रास्ता होगा, मतलब दूरी में जो सबसे छोटा रास्ता होगा, वो आपको दिखा देगा। एक ऐसा रास्ता दिखाएगा जहाँ पे एयर पॉल्यूशन बहुत कम होगा, वो आपको दिखाएगा। इसके अलावा एक ऐसा रास्ता दिखाएगा जिसपे सबसे कम ऊर्जा खपत होती है, और एक सबका मिला जुला ऑल इन वन इस तरह का रास्ता दिखा देगा। तो आप कह सकते हो ये एप्लीकेशन यात्रियों को सड़क पर हरित मार्ग चुनने में मदद करेगा और इसका यूज अभी दिल्ली में हो रहा है। बाकी और जगह भी होगा, लेकिन अभी दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है,
तो याद रखना ये। बाकी आईआईटी वाला प्रश्न है, तो आईआईटी से ही संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न भी मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो फिर, जैसे कि अभी डीआरडीओ ने हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद को डेवलप किया था, किस आईआईटी की मदद से? आईआईटी दिल्ली। आईआईटी मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर खोलने की घोषणा की? दुबई। एमोलेड डिस्प्ले तकनीक के लिए अनुसंधान केंद्र कहाँ पर शुरू किया गया? आईआईटी मद्रास में। आईआईटी बॉम्बे, इसने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज डेवलप की। आईआईटी मद्रास, इसने भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार शुरू किया। आईआईटी हैदराबाद, डीआरडीओ के साथ मिलकर भारत की सबसे बड़ी मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन इसने बनाई है। आईआईटी इंदौर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री के सहयोग से एग्री हब नाम से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया। और आईआईटी मद्रास, भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया। आईआईटी गुवाहाटी, सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए इसके साथ समझौता किया। भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर, ये कहाँ पर बनाया गया? लद्दाख में, आईआईटी हैदराबाद की मदद से। दिल्ली ने किसके सहयोग से वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग की घोषणा की थी? तो आईआईटी कानपुर। तो ये सब आईआईटीज अभी न्यूज में थे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा मृत्युंजय महापात्रा को। तो ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को। और मैं आपको शो भी करता हूँ, ये प्रश्न एक बार एग्जाम में पूछा गया था और किस तरह से पूछा गया था। देखो आप कि संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। देखो प्रश्न ऐसे आ गया था, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखना, आपदा न्यूनीकरण, डिजास्टर रिडक्शन के क्षेत्र में। क्या मतलब हो गया? मतलब जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे कि भूकंप हो गया, ज्वालामुखी का फटना हो गया, बाढ़ हो गया, तो ये तो नेचुरल डिजास्टर हैं, ये आने हैं तो आएंगे ही सही। वोल्केनो का फटना हो गया, इन्हें आप रोक नहीं सकते हो। तो फिर क्या कर सकते हो? इनसे होने वाले जो डिजास्टर हैं, जो आपदाएं हैं, जो नुकसान हैं, उनको हम जरूर कंट्रोल कर सकते हैं, उनको हम कम कर सकते हैं। मतलब अगर प्राकृतिक आपदा आ रही है तो उससे होने वाले नुकसान को कम अगर आपने कर दिया, जैसे कि आपने कोई एक डिवाइस तैयार कर दी जिससे भूकंप आने वाला होगा, तो वो पहले ही वार्न कर देगी कि इस एरिया में भूकंप आने वाला है, ज्वालामुखी फटने वाला है, तो हम क्या करेंगे? सारे लोगों को वहां से हटा देंगे। तो इससे क्या होगा? नुकसान कम होगा, जनहानि कम होगा। तो ऐसा काम करने वालों को ही ये पुरस्कार दिया जाता है। तो अभी 2025 के लिए ये पुरस्कार दिया गया, मृत्युंजय महापात्रा को दिया गया। और ये कौन है आप जानते हो? भारतीय मौसम विभाग के डायरेक्टर जनरल हैं और उन्हें साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उन्होंने भारत की आपदा तैयारियों को बेहतर बनाया है। उन्नत पूर्वानुमान तथा प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों के माध्यम से चक्रवातों से होने वाली मौतों को भी काफी कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई है और उसी कारण से उनको अभी ये सम्मान के लिए चुना गया है। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना। और वैसे एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं कि इन्हीं के साथ इंडोनेशिया के जो आपदा विशेषज्ञ हैं डॉक्टर हरकुंती हरियू, उनको भी ये सम्मान मिला है। लेकिन हमारे लिए भारतीय का नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मृत्युंजय महापात्रा का नाम आप याद रखना। इन्हें मिला 2025 का सासाकावा पुरस्कार। और 2025 में इस अवार्ड की थीम भी है विज्ञान को लोगों से जोड़ना। ये पुरस्कार की स्थापना होती है 1986 में। तो अवार्ड आपको याद रहेगा ना। चलो कुछ और इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। जैसे कि अभी लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 दिया गया कुमार मंगलम बिरला को। अच्छा, कुमार मंगलम बिरला को अभी एक और अवार्ड मिला था, ये भी एक साथ लिख लो आप, कि USISPF, इसका मतलब होगा US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड अभी कुमार मंगलम बिरला को ही मिला था। उसके अलावा मधुसूदन साई को अभी मानवीय प्रयासों के लिए फिजी देश का सर्वोच्च सम्मान मिला, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। अभी 72वां मिस वर्ल्ड फेस्टिवल हुआ था हैदराबाद में और इसमें अभी प्रतिष्ठित मानवतावादी पुरस्कार मिला सोनू सूद को। आप मुझे बताना अभी इसमें मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है और वो किस देश की है, वो भी बताना। बाकी 2025 में अभी यूनेस्को गिलर्मो कैनो विश्व प्रेस पुरस्कार ला प्रेंस को मिला। ये निकारागुआ का 100 साल पुराना अखबार है। वर्ल्ड ज्यूरिस्ट एसोसिएशन के द्वारा मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वकील बने हैं भुवन रिबू। वर्ल्ड फूड प्राइज 2025 दिया गया मारियांगेला हुंगरिया को, ब्राजील से हैं। 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला बानू मुश्ताक को, भारतीय लेखिका हैं। उनके नॉवल हार्ट लैम्प के लिए, जो मूल रूप से कन्नड़ भाषा का है। और इस तरह से ये अवार्ड पाने वाली ये पहली कन्नड़ भाषा की पुस्तक बन गई है। इसको ट्रांसलेट किया था अंग्रेजी में दीपा भाष्टी ने। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड से ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में भारत ने 2025 IIHF वुमेन्स एशिया कप में कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा ब्रोंज मेडल।
हम बात कर रहे हैं IIHF वुमेन्स एशिया कप 2025 की, जो अभी हुआ है यूनाइटेड अरब अमीरात में। अभी ये 31 मई से लेके 6 जून 2025 तक चला। तो इसमें गोल्ड फिलीपींस ने जीता है, पहली बार इसमें ये गोल्ड जीता है। और दूसरे स्थान पर रहा यानी कि सिल्वर जीता ईरान ने, और भारत ने ब्रोंज जीता यानी कि तीसरे स्थान पर रहा भारत। पहली बार भारत ने इसमें कोई मेडल जीता है, चाहे वो ब्रोंज ही हो, लेकिन पहली बार हमने कोई मेडल जीता है। IIHF वुमेन्स एशिया कप की बात करें तो ये एशिया में महिलाओं के लिए आइस हॉकी टूर्नामेंट है। IIHF की फुल फॉर्म भी यही होती है, इंटरनेशनल आइस हॉकी फेडरेशन। इसका आयोजन करता है इंटरनेशनल आइस हॉकी फेडरेशन ही, जिसकी स्थापना होती है 1908 में, और मुख्यालय आपको मिलेगा ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। बाकी हॉकी से 2-4 प्रश्न मैं आपको और रिवाइज कराता हूँ। देखो, अभी FIH जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 ये होगा, अभी 14वां संस्करण भारत में होगा, तमिलनाडु में। 12वां मेंस एशिया कप हॉकी 2025 ये भी इसी साल भारत में होगा, राजगीर बिहार में। 2026 में जो FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप है ये बेल्जियम और नीदरलैंड में होंगे। हमारी एक हॉकी प्लेयर है वंदना कटारिया, इन्होंने संन्यास ले लिया। और अभी जो 11वां महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2025 हुआ था नहीं, ये भी होगा, ये भी सितंबर में होगा, हांगझाऊ चाइना में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात करें, स्थापना होती है 1924 में। हेडक्वार्टर लुज़ान स्विट्जरलैंड में है, हेड है मोहम्मद तैयब इकराम। और 1928 में भारत इसका सदस्य बनने वाला पहला एशियाई देश बना था। बाकी हॉकी इंडिया की स्थापना होती है 2009 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली और अध्यक्ष हैं दिलीप तिर्की। और एशिया हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया में है। हॉकी से संबंधित कुछ कप्स एंड ट्रॉफीज भी हैं, अजलान शाह कप, आगा खा कप, ध्यानचंद कप, रंगास्वामी कप, सिंधिया कप, रणजीत सिंह कप, बेटन कप, इंदिरा कप, ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 11 जून को। तो हर साल 11 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले के रूप में मनाया जाता है। पहली बार इसको 11 जून 2024 यानी कि पिछले साल ही मनाया गया था। इस बार की थीम है खेल चुने हर दिन। अब मैं आपको जून के अभी तक जो भी इंपॉर्टेंट डेज हमने मनाए वो सारे आपको रिवाइज कराता हूँ। तो देखो, फिर 1 जून को हमने वर्ल्ड मिल्क डे मनाया था, 1 जून को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे, 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस आर्चीव्स डे, 9 जून को ही विश्व प्रत्यायन दिवस वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे। अच्छा, यहाँ पे 9 जून को एक और पॉइंट आप ऐड करना, भगवान बिरसा मुंडा जी की पुण्यतिथि बोलते हैं जब डेथ हो जाती है। तो पुण्यतिथि मनाई गई अभी 9 जून को ही। 2025 में उनकी 125वीं पुण्यतिथि मनाई गई, भगवान बिरसा मुंडा, जिन्हें धरती आबा के नाम से भी जानते हैं। और इनकी जो जयंती होती है, मतलब जब इनका जन्म हुआ था, कहाँ पे हुआ था? खूंटी झारखंड में 15 नवंबर को हुआ था। और उस दिन को आप सभी जानते हो जनजातीय गौरव दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट था, ध्यान रखना। और 10 जून को सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये पहली बार हमने मनाया है, तो इसको भी ध्यान में रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में पोसान पोया महोत्सव ये कहाँ पर मनाया गया? तो आंसर होगा श्रीलंका में। तो अभी श्रीलंका में पोसान पोया महोत्सव मनाया गया। इसे बौद्ध उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो बौद्ध धर्म के श्रीलंका में आगमन की याद में जून महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। और मैं आपको बता दूं, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह का प्रश्न एक बार एग्जाम में आ चुका है, आप देख सकते हो। यही पूछा था, पोसान पोया महोत्सव ये कहाँ पे मनाते हैं? तो आंसर हो जाएगा सिंपल सा, श्रीलंका में। अच्छा, श्रीलंका में बौद्ध धर्म की शुरुआत किसने की थी और कब की थी? तो 236 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के जो पुत्र थे अरहत महिंदा, उन्होंने श्रीलंका में बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी। और इसी तरह से एक और याद रखो आप, वैशाख पोया उत्सव भी होता है। दोनों में पोया पोया आ रहा है ना, तो वैशाख पोया उत्सव भी पूछे तो वो भी श्रीलंका में मनाया जाता है। इसे गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और परिनिर्वाण की याद में मनाया जाता है। और ये श्रीलंका का सबसे पवित्र बौद्ध उत्सव है। अब बात श्रीलंका की हो रही है, तो ले चलते हैं आपको श्रीलंका। ये रहा मैप में श्रीलंका। देखो, श्रीलंका की 2 कैपिटल आपको मिलेगी। कमर्शियल कैपिटल कोलंबो है और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरम कोटे। करेंसी हो गई श्रीलंकन रुपी। प्रेसिडेंट है अनुराग कुमारा दिसानायके के, प्रधानमंत्री है हरिनी अमर सूर्या। मित्र शक्ति एक्सरसाइज लाइनेक्स, ये सब हम करते हैं श्रीलंका के साथ में। और एक और है दोस्ती अभ्यास, लेकिन इसमें भारत भी होता है, श्रीलंका भी तो होता ही है, और मालदीव भी होता है। और भारत और श्रीलंका के बीच में आप यहाँ देखो एक स्ट्रेट है जलडमरू मध्य, जिसे क्या कहते हैं? पाक स्ट्रेट कहते हैं, पाक जलडमरू मध्य।
और आपको याद दिलाना चाहूँगा, अभी लेटेस्ट प्रश्न ये बनेगा कि मोदी जी को भी श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान मिला था, उसका नाम क्या है? मित्र विभूषण है। और 2025 में विश्व हिंदी दिवस के मौके पर, जो हमने 10 जनवरी को मनाया, उसी मौके पर श्रीलंका में हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स भी शुरू किया गया। और वुमेन्स क्रिकेट एशिया कप 2024 हुआ था श्रीलंका में, श्रीलंका ने उसको जीता था और भारत को हराया था। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज MSC इरिना किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा? तो आंसर होगा विजिंगम पोर्ट। तो MSC इरिना, याद रखना, ये दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर शिप है और ये जहाज पहली बार किसी दक्षिण एशियाई बंदरगाह पर पहुंचा है। कहां पर? केरल के विजिंगम पोर्ट में। आप जानते हो ये भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। ट्रांसशिपमेंट मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ, जहाँ पे सामान उतारा जाता है, सामान चढ़ाया जाता है, मतलब जहाँ से जो सामान है वो एक दूसरे जहाजों में उतारा चढ़ाया जाता है, उसे कहते हैं ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। अब ये दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज यहाँ पर पहुंचा, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। मतलब इससे आप ये पता लगाते हो कि हमारा जो ये पोर्ट है, ये विश्व में जो सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है ना, उसको भी संभाल सकता है। तो हम किसी को भी संभाल सकते हैं। अच्छा, इस पोर्ट का संचालन कौन कर रहा है? अडानी कंपनी। और इस जहाज पर लाइबेरिया का झंडा लगा हुआ है, मतलब ये लाइबेरिया देश का है। अच्छा, इसी तरह से कुछ और पोर्ट यानी कि बंदरगाहों के बारे में मैं आपको रिवाइज कराऊं तो एक वदावन पोर्ट याद रखना, ये महाराष्ट्र में बन रहा है, पालघर जिले में। और अभी वर्ल्ड बैंक ने जो कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 जारी किया था पिछले साल, उसमें टॉप इंडियन पोर्ट ये विशाखापत्तनम पोर्ट रहा था, पूरे विश्व में 19वें स्थान पे। और चाबाहार पोर्ट ये कहाँ पर है? ईरान में है। और इसमें जो शाहिद बेहस्ती टर्मिनल है उसको हमने लीज पे ले लिया। और सितवे पोर्ट कहाँ पर है? म्यांमार में है। कांके सथुराई पोर्ट श्रीलंका, पारादीप पोर्ट उड़ीसा, दार एस सलाम पोर्ट तंजानिया, हाइफा पोर्ट इजराइल। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट में शुरू हुई। मोंगला पोर्ट बांग्लादेश, ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में है, चीन ने बनाया। विजिंगम पोर्ट हो गया केरल में, ये भारत का पहला पूर्ण रूप से विकसित गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। उसके अलावा अभी वित्त वर्ष 2025 में कार्गो हैंडलिंग में टॉप पर रहा था पारादीप पोर्ट जो उड़ीसा में है। और शाहिद राजाई बंदरगाह ये ईरान में है, यहाँ पे अभी रॉकेट जो फ्यूल होता है उसमें ब्लास्ट हुआ था, पढ़ा था हमने। देश के 12 प्रमुख बंदरगाहों के द्वारा 2024-25 में कुल 855 मिलियन टन कार्गो हैंडल किया था, ये एक न्यूज़ है। तो इस तरह के डेटा वाली न्यूज़ भी हम पढ़ते हैं, ध्यान में रखना, प्रश्न आ जाते हैं इस पे भी। अच्छा, वैसे हमारे शिपिंग मंत्री कौन है? शिपिंग मंत्री हैं सर्बानंदा सोनोवाल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में विक्रम लॉक कैनाल सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो आंसर होगा बिहार में। तो अभी बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उन्होंने पटना में विक्रम लोक कैनाल बैंक सोलर पावर प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया। ये प्रोजेक्ट जल जीवन हरियाली अभियान का हिस्सा है, जिसे बिहार में ग्रीन एनर्जी और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था। तो ये प्रोजेक्ट 2 किलोमीटर तक फैला है और इसकी कैपेसिटी है 2 मेगावाट की। मतलब बिहार के पटना में जो विक्रम लॉक कैनाल है, जो नहर है, उसी के किनारे पर ये सोलर प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है। बाकी जल जीवन हरियाली मिशन, इसे बिहार सरकार ने 2019 में शुरू किया था। उद्देश्य है बिहार में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना और एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन करना। अब बात बिहार की है तो ले चलते हैं आपको बिहार। ये रहा मैप में बिहार, कैपिटल पटना हो गई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। बिहार दिवस कब मनाते हैं? जब वर्ल्ड वाटर डे होता है 22 मार्च को। यहाँ पे वाल्मीकि नेशनल पार्क, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको मिलेगा, जो जल्दी टाइगर रिजर्व भी बनने वाला है। कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्न बिहार से आपको रिवाइज कराएं तो आ जाओ। अभी इथेनॉल नीति को अपनाने वाला पहला राज्य बिहार बना। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला पटना बिहार में। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने मखाना बोर्ड कहां पर शुरू करने की घोषणा की? बिहार। रक्षा मंत्रालय ने कहां पर शौर्य वेदनम उत्सव का आयोजन किया? बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में। सेपक टकराव विश्व कप 2025 हुआ था बिहार में और इसका मैस्कॉट भीम है, जो रिप्रेजेंट करता है बफेलो को। और इसमें भारत ने जापान को हरा करके पहली बार गोल्ड मेडल जीता था, इतिहास रचा। वैसे तो भारत मेडल पोजीशन में 4थे स्थान पर रहा, टॉप पे थाईलैंड था। उसके अलावा इस साल जो 12वां मेंस एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट होगा, ये भी भारत में होगा, राजगीर बिहार में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 अभी 7वां संस्करण बिहार में। मैस्कॉट है गज सिम्हा
आप मुझे बताना इसमें टॉप पर कौन रहा। वैसे ये मैंने नीचे लिख भी रखा है, इसमें टॉप पर महाराष्ट्र था। बाकी महिला संवाद अभियान यहाँ शुरू हुआ। पहली बार भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने एयर शो का आयोजन किया था पटना में। मोदी स्मृति चिन्ह संग्रहालय भी स्थापित हुआ मोतिहारी बिहार में। ये सब ध्यान में रखना आप। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सबसे पहले कि आपको सेशन कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। अपने क्रिक एग्जाम चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में से शेयर करके। और बाकी आपको बताइए इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए डेली इसकी क्विज बनाई जाती है कहाँ पर, अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जहाँ पे जाके आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या डायरेक्ट आप गूगल प्ले स्टोर से भी उसको इंस्टॉल कर सकते हो। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क ये कहाँ पर बनेगा, दिल्ली। फिर पूछा एक बुक आई है एक्सप्लोर इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री, इसको लिखा ऑड्रे त्रुस्के ने। और संयुक्त राष्ट्र ने सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया, 10 जून। और मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया सारा जोसेफ को। यूएफए नेशंस लीग 2025 का खिताब जीता है पुर्तगाल ने। किस राज्य ने सीमा पर्यटन पहल शुरू की, हिमाचल प्रदेश। और निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, किस देश के हैं, वेस्ट इंडीज। मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर बन गई कटरीना कैफ। पुडुचेरी विधानसभा के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन शुरू किया गया। भारत में पहला राज्य कौन सा था जिसने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लागू किया था, नागालैंड। और आखिरी प्रश्न था भारतीय सेना के अभी डेप्यूटी चीफ कौन बन गए, राजीव घई। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन टॉप पर रहा, तो आंसर होगा महाराष्ट्र। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।